बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ ग्लूकोनियोजेंसिस। ये लफ्ज़ तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, नियो का मतलब है न्यू, एंड जेंसिस मीन जनरेट होना यानी कि सिंथेसिस। तो न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस को ग्लूकोनियोजेंसिस कहते हैं। प्लांट्स में जो ग्लूकोज बनता है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये उससे डिफरेंट चीज़ है। ये प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस नहीं है, बल्कि ये प्लांट्स के अलावा ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के सीड्स के अंदर होती है जब वो जर्मिनेट करते हैं। बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तो उस वक़्त बॉडी मुख्तलिफ अदर सोर्सेज पे डिपेंड करती है, जैसे कि ग्लूकोज के ख़त्म होने पर अदर हेक्सोजेस वो यूज़ हो जाती हैं। लेकिन हमारी बॉडी के कुछ सेल्स जैसे कि ब्रेन एंड आरबीसीज ये अदर सोर्सेज को यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं। तो जिस वक़्त ग्लूकोज फिनिश हो जाती है उस वक़्त इन दोनों को प्रोवाइड करने के लिए नई ग्लूकोज सिंथेसाइज की जाती है। बनती है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो यूज़ करती है वो लैक्टेट हो सकता है, पायरुवेट हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है और अल्फा कीटो एसिड हो सकता है। इसमें से जो अल्फा कीटो एसिड्स हैं ये अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से या अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड्स अब ये प्रोसेस ग्लूकोनियोजेंसिस का होता कहाँ पर है? तो ये प्रोसेस किडनी में, और किडनी के किस हिस्से में होता है? तो ये किडनी के साइटोप्लाज्म में, यानी किडनी के जो सेल्स हैं उनके प्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ये जो ग्लूकोज बनाता है वो प्रोवाइड होती है ब्रेन और आरबीसीज को। अब ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ग्लूकोनियोजेंसिस होती है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? दे आर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ये होती है। अब ये किस किस तरीके से होती है हम एनिमल्स में देख लेते हैं। तो एनिमल्स की बॉडी में ये लिवर और किडनी के अंदर ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस होता है। किडनी के कौन से पार्ट में होता है? किडनी के कॉर्टेक्स में। जो किडनी होता है इसके दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला मेडोला। तो ये जो इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है किडनी का, वहां पर ये प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स, बॉडी में जब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है तो उस वक़्त ऑक्सीजन की डिमांड उस हिसाब से फुलफिल नहीं होती जितनी इसकी ज़रूरत होती है। तो उस वक़्त पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बजाय एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होने के। तो ये लैक्टेट ये मसल्स में, और कौन से मसल? स्केलेटल मसल्स में ये पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। अब लैक्टेट चला जाता है लीवर में। जब लीवर में जाता है तो ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज यहाँ से चला जाता है मसल्स में। जिन मसल से ये स्टार्ट हुआ था दोबारा ये मसल में चला गया और वहां पे जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस साइकिल को कोराइस साइकिल कहा जाता है। एनिमल्स में तो ये इस तरीके से होता है। अब हम प्लांट्स का देखते हैं। तो प्लांट्स में ये ग्लूकोनियोजेंसिस कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो अपनी फूड स्टोर करते हैं फैट और प्रोटीन्स की शक्ल में। अब सीड्स जब ग्रो करते हैं, जब इनसे सीडलिंग बनता है तो यही फैट्स और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। और किस प्रोसेस से ये कन्वर्ट होते हैं? ये ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं। एक्चुअली इस वक्त में प्लांट्स में इसके लीव्स नहीं बने होते, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते सीडलिंग, और ये क्या करते हैं? ये स्टोर्ड फूड को ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? ये ग्लूकोनियोजेंसिस से कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से में 2 से 3 कार्बन कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं उनसे ग्लूकोनियोजेंसिस होती है। और ये कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? ये एसीटेट हो सकता है, ये लैक्टेट हो सकता है, ये प्रोपियोनेट हो सकता है। और ये तीनों कंपाउंड्स ये इनके बॉडी के अंदर या इनके सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि ये कंपाउंड इनके ग्रोथ मीडियम, जिस मीडियम के अंदर ये ग्रो कर रहे होते हैं उस मीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये वहां से इन कंपाउंड्स को लेते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब अगर हम रिएक्शंस देखें कि किस तरीके से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोनियोजेंसिस होती है। ग्लूकोनियोजेंसिस को समझने के लिए पहले हमें ग्लाइकोलिसिस को देखना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2 में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि आपस में इंटरकन्वर्टिबल हुए। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, जिसको PEP भी कहते हैं, और फिर फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में। अब जब पायरोवेट से ग्लूकोज बनना है तो यही प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा और पायरोवेट से ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन सकता। इसी तरह से आगे जाएं तो आगे भी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं है। अब ऐसे रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल नहीं है वहां पर किसी और तरीके से ये कन्वर्जन होती है, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट तो होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि किसी और पाथवे से। इस और पाथवे को हम बाईपास कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोनियोजेंसिस में 3 बाईपासिस आते हैं। इसमें से पहला बाईपास पायरोवेट का फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होने का है, क्योंकि इसका कन्वर्जन डायरेक्टली पायरोवेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट नहीं होता। सेकेंड बाईपास यहाँ पर होता है जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डायरेक्टली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, तो इस वजह से ये किसी और पाथवे को यूज करेगा। तो जिस और पाथवे को यूज करेगा उसको हम सेकंड बाईपास कहेंगे। और थर्ड बाईपास ये इस स्टेप पर है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ये नॉर्मली सीधी तरह से जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, ये उस तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि और पाथवे यूज करेगा। इस वजह से हम इसको थर्ड बाईपास कहते हैं। तो ग्लूकोनियोजेंसिस अपोजिट होती है, पायरोवेट से ये स्टार्ट होती है और ये ग्लूकोज की तरफ जाती है, जबकि ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से स्टार्ट होती है और ये पायरोवेट की तरफ आती है। लेकिन ये एक दूसरे का एग्जैक्ट अपोजिट नहीं होता, क्योंकि कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं और कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते। तो आइए अब हम इन 3 बाईपासिस को पढ़ते हैं। ग्लूकोनियोजेंसिस में हम इस प्रोसेस को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। तो पायरोवेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, लेकिन फॉस्फोइनोल पायरोवेट तो डायरेक्टली पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया था, जबकि पायरोवेट एक और पाथवे को यूज करेगा जिसको हम फर्स्ट बाईपास कहेंगे। सबसे पहले पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट इज पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को पायरोवेट में ऐड कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखें कि ये कार्बन 1, 2, 3 ये वाले कार्बन यही ऑक्सैलो एसीटेट में है, जबकि उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पायरोवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं तो ये ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। जब ये ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है तो उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट ने आना है साइटोप्लाज्म में, ताकि ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो सके पायरोवेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता। इस वजह से ऑक्सैलो एसीटेट पहले कन्वर्ट होता है मालेट में, फिर ये क्रॉस करके मालेट आ जाता है साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो फिर मालेट दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। तो ऑक्सैलो एसीटेट बना माइटोकॉन्ड्रिया में, और नेक्स्ट अब जो माइटोकॉन्ड्रिया से ये आ गया साइटोसोल में। साइटोसोल में यानी कि साइटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट में ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ठीक है, ये ऑक्सैलो एसीटेट है और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब फॉस्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट बना था तो वो तो डायरेक्टली बन गया था,
ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनते वक्त दरमियान में ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन हुई है। पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनने के अलावा लैक्टेट से भी फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, और जब लैक्टेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है तो ये कोराई साइकिल को फॉलो करता है, जिसका जिक्र अभी हमने किया है पहले। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से पायरुवेट पहले कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और ये इसको हमने क्या कहा, फर्स्ट बाईपास, और इसको हमने कहा फर्स्ट बाईपास। इसके बाद रिएक्शन उसी तरह से चलते जाएंगे, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट वापस कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस चल रहे हैं। अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। लेकिन यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट वापस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो ये फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट किसी और पाथवे से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जिसको हम कहेंगे सेकंड बाईपास। तो ये सेकंड बाईपास कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। ग्लाइकोलिसिस हुई तब एटीपी यूज हुआ। इस दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम है। अब जब अपोजिट रिएक्शन होना था, तो अगर तो ये सेम रिएक्शन होता तो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, और एटीपी यूज हुआ था पहले, तो अब एटीपी जनरेट होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, अब एंजाइम भी चेंज हो जाता है और एटीपी भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये डिफरेंटली कन्वर्ट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड बाईपास। थर्ड बाईपास, अब इस जो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप था, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का लास्ट स्टेप है, और ये थर्ड बाईपास है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में डायरेक्टली, लेकिन अब जब ये वापस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी तो उस वक्त जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था तो एटीपी यूज हुआ था। लेकिन अब जब रिएक्शन होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस का तो उस वक्त डीफॉस्फोराइलेशन हुई, यानी कि फॉस्फेट इससे रिमूव हो गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फॉस्फेट रिमूवल हुई, यानी कि डीफॉस्फोराइलेशन हुई। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कोई एटीपी जनरेट नहीं हुआ। अगर ये एग्जैक्टली अपोजिट होता तो वहां एटीपी यूज हुआ था, तो यहाँ एटीपी जनरेट होता। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज ये एंजाइम प्रेजेंट होता है लिवर और किडनी के सेल्स में। इसी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस लिवर और किडनी सेल्स में होता है। ब्रेन और आरबीसीज ने इस ग्लूकोज को यूज करना होता है, ब्रेन एंड आरबीसीज, लेकिन चूंकि ये एंजाइम उधर प्रेजेंट नहीं है तो ब्रेन और आरबीसीज ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करते, और लिवर और किडनी में ये एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से इनमें ये प्रोसेस होता है। जब ये ग्लूकोज सिंथेसाइज हो जाती है तो ये ग्लूकोज ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से ये ब्रेन और आरबीसीज तक पहुंच जाती है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस? सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंस, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली बात कि बॉडी की कुछ सेल्स जैसे कि ब्रेन है, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, आई का लेंस है, आइज की कॉर्निया है, इसके अलावा किडनीज हैं,
ये बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज चाहिए होती है, लेकिन ये सप्लाई हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। जब तक तो ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होती रहती है ग्लूकोज में, शुगर में, और ये सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन 12 से लेके 18 आवर तक ये ग्लाइकोजन का सोर्स भी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त इन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को जो ग्लूकोज मिलती है वो ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस से ही प्रोवाइड की जाती है। ग्लूकोनियोजेंसिस ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। ब्लड में शुगर के लेवल को ग्लूकोनियोजेंसिस मेंटेन रखता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ डाइटरी ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेंसिस अदर टिश्यूज से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि लैक्टेट, प्रोपियोनाइल CoA, एंड ग्लिसरॉल, इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी से रिमूव करता रहता है। अब इसके लिए एनर्जी कितनी यूज होती है ग्लूकोनियोजेंसिस के लिए? बाद में तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ग्लाइकोलाइसिस से, लेकिन इस प्रोसेस में जब ग्लूकोनियोजेंसिस हो रही है तो कितनी एनर्जी यूज होती है? एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस, इट मीन्स कि ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस में कितनी एनर्जी यूज होती है या प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। 2 पायरोवेट्स, 4 ATP एंड 2 GTP। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है जबकि GTP ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो 2 पायरोवेट्स, 4 ATP और 2 GTP यूज करके कन्वर्ट होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। इस तरह से एक ग्लूकोज बनाने के लिए टोटल 6 हाई एनर्जी कंपाउंड्स यूज हुए हैं। स्टूडेंट्स, पायरोवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ, अब इसके पास 2 पाथवे हैं। या तो ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाए और सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज हो जाए, या फिर ये नया ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाए। लेकिन कब ये एसिटाइल CoA बनाएगा और कब ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोनियोजेंसिस करेगा, ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर। ये कंडीशंस कंट्रोल करते हैं इन पॉइंट्स को। इन कंडीशंस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स, जब ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में पायरोवेट बन जाता है तो अब पायरोवेट के पास 2 रास्ते हैं। या तो ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाए और ये आगे इस्तेमाल हो जाए सिट्रिक एसिड साइकिल में, या फिर ये अपोजिट पाथवे इस्तेमाल करे और ये कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट में। अब ये किस में कन्वर्ट होगा ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर। तो सबसे पहली चीज कि अब अगर ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है तो एसिटाइल CoA आगे चला जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और अगर ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में तो ये प्रोसेस चला जाता है ग्लूकोनियोजेंसिस की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि एसिटाइल CoA सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की पायरोवेट की ब्रेकडाउन से नहीं बनता, बल्कि हमने इस तरह से बात की थी कि एसिटाइल CoA अदर सोर्सेज से भी बनता है। जैसे कि प्रोटीन है तो वो भी ब्रेकडाउन हो जाती हैं एसिटाइल CoA में, फैट्स हैं तो वो भी ब्रेकडाउन होते हैं एसिटाइल CoA में, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज के अलावा वाले कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं तो वो भी कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल CoA में। अगर ऐसा हो कि एसिटाइल CoA ग्लूकोज के अलावा इन सोर्सेज से भी प्रोड्यूस हो रही है तो एसिटाइल CoA की कंसंट्रेशन सेल में
ज्यादा हो जाएगी। अब एसिटाइल को ए तो आगे यूज होना है सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल में, और एसिटाइल को ए अवेलेबल है सिट्रिक एसिड साइकिल में इस्तेमाल होने के लिए, तो पाइरुवेट मजीद एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, वो एंजाइम जो पाइरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल को ए में, इस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। जब एसिटाइल को ए की मिकदार ज्यादा होती है, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, तो ये इस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है और इस वजह से पाइरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होता। अब ऐसी सूरत में एक और एंजाइम जिसका नाम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज है, जो कि पाइरुवेट को कन्वर्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो पाइरुवेट अब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट मिलती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट कौन दे रहा है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल को ए। तो अब दो कंट्रोल पॉइंट हैं, एक है एसिटाइल को ए, अगर एसिटाइल को ए ज्यादा होता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस सपोर्ट होती है, और दूसरा एंजाइम है FBPase1। ये एंजाइम एक्टिव होता है AMP और ADP के हाई होने से, और ये एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल हार्मोन्स की मदद से कंट्रोल है, और इसमें इस्तेमाल होने वाले हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन हैं। अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है, यानी कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करता है, और अगर ग्लूकागोन का लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकागोन न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस को सपोर्ट करता है, यानी कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करता है।